न्यूलैंड। न्यूलैंड इन्होंने कहा जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और उसके बाद सा, 7 के बाद जो 8वां सुर होता है सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये बोले कि जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं और 8वां सुर पहले की तरह सेम होता है। संगीत में 7 ही सुर होते हैं, लेकिन जो 8वां वर्ड आता है वो पहले के प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल के लिए समझिए कि सा रे गा मा पा धा नी सा, पा धा नी के बाद सा आता है, फिर वही ट्रेंड होने लगता है सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे ही होने लगता है। उसी प्रकार इन्होंने कहा कि जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट की एटॉमिक वेट के जब बढ़ते क्रम में रखा जाएगा तो हर जैसे सा रे गा मा पा धा नी के बाद फिर सा आता है, इस रा गा सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे ही होगा। ये ना म्यूजिक लवर थे, जानते हो ना, जो जिसमें इंटरेस्ट रखता है उसी में अपना सॉल्यूशन खोजता है। तो ये म्यूजिक लवर थे और इनको केमिस्ट्री भी पसंद थी, तो इन्होंने केमिस्ट्री और म्यूजिक को मिला दिया। फिर इन्होंने अपना जो टेबल बनाया उनमें उस टाइम के जितने नॉन एलिमेंट थे उनमें से कुछ को रखा। जैसे इनका टेबल कुछ इस प्रकार था: लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिका, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। इन्होंने इतने एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे अरेंज किया और ये बोला जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे रखा जाए तो हर 8वां एलिमेंट पहले की तरह बिहेव करेगा। यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 सॉरी यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां एलिमेंट ये है, तो उन्होंने कहा सोडियम लिथियम की तरह बिहेव करेगा। यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बोला मैग्नीशियम बेरिलियम की तरह बिहेव करेगा। ऐसे आप कोई भी ले सकते हैं और हमेशा आगे की तरफ काउंट करना है, पीछे की तरफ नहीं। जैसे अगर यहाँ से काउंट कर रहे हो तो हमेशा 8 आगे आओ, पीछे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, उन्होंने यही बोला कि हर 8वां एलिमेंट पहले की तरह बिहेव करेगा और ये इतने जितने भी एलिमेंट इन्होंने दिया सब में ये बात लागू होती थी। इनका मेरिट का बात करें, मेरिट ऑफ न्यूलैंड, और जिन्होंने लॉ बनाया था ना ये एलिमेंट को अरेंज करने का, इसको नाम दिया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव ऑक्टेव माने ऑक्टेव, 8 म्यूजिक के नोट। इनका मेरिट यही था, इन्होंने उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट थे उनमें से मैक्सिमम को अरेंज किया था। बात करें इनकी डोब्राइनर साहब की, तो इन्होंने सिर्फ 9 एलिमेंट को अरेंज किया था, लेकिन इन्होंने बहुत इतने सारे 1 2 3 4 5 6 7 14 16 एलिमेंट को अरेंज किया था। उस टाइम पे नोन तो बहुत थे, लेकिन 16 एलिमेंट को अरेंज करना और सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, वो बड़ी बात थी। इन्होंने पहली बार बहुत सारे, इनका पहला मेरिट ये था कि अरेंज many of the known elements of that time। उस टाइम जितने भी इनमें एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे उनमें से बहुत को इन्होंने अरेंज किया और इन्होंने पहली बार यूज किया टर्म पीरियोडिसिटी। ही यूज्ड फर्स्ट टाइम पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है ये आपको बता रहा हूँ। देखिए पीरियोडिसिटी का मतलब होता है, क्या है यार ये कंस्ट्रक्शन, कोई नहीं, चलिए अच्छा आपको पीरियोडिसिटी के बारे में बताते हैं। पीरियोडिसिटी का मतलब ना
रेगुलर इंटरवल पे इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट रहना प्रॉपर्टी पे, ठीक है। पीरियोडिसिटी का मतलब रेगुलर, इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट इन प्रॉपर्टीज। जैसे यहाँ पे आइए, यहाँ पे पीरियोडिसिटी कैसे दिखेगा, यहाँ से 8 एलिमेंट काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। लिथियम से रेगुलर इंटरवल 8 एलिमेंट, लिथियम से 8वां एलिमेंट जो सोडियम है वो फिक्स प्रॉपर्टी लिथियम की तरह शो कर रहा है। लिथियम भी मेटल, सोडियम भी मेटल, इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। कि यहाँ से 8वां एलिमेंट, अगर बेरिलियम से काउंट करें तो बेरिलियम से 8वां एलिमेंट फिक्स्ड इंटरवल पे इंक्रीज होना या डिक्रीज होना या कांस्टेंट रहना प्रॉपर्टी में। कांस्टेंट क्या है कि ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। अगर यहाँ से काउंट करें तो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। इंक्रीज क्या है, इंक्रीज में ये है कि इसका साइज स्मॉल होता है, सबको मालूम है, इसका साइज बड़ा होता है। इसका साइज स्मॉल होता है, इसका साइज बड़ा होता है। रेगुलर इंटरवल पे कांस्टेंट किसमें, मेटालिक करेक्टर में, ये भी मेटल, ये भी मेटल। इंक्रीज किसमें, साइज में, इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा। डिक्रीज का बात करें तो डिक्रीज यहाँ पे होगा नहीं। पीरियोडिसिटी का जनरल डिफिनीशन है इंक्रीज डिक्रीज है कांस्टेंट प्रॉपर्टी में। यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ होगा, साइज इंक्रीज होगा और प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेगा, या भी मेटल या भी मेटल। इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। ये हो गई इनकी मेरिट की बात। अब बात करते हैं इनके डीमेरिट की। तो डीमेरिट बात करेंगे, डीमेरिट ऑफ न्यूलैंड। डीमेरिट तो पहला इनका डीमेरिट ये था, नोबल गैसेस। जब इन्होंने अपना ये टेबल बनाया था उस टाइम पे नोबल गैसेस नोन खोजे ही नहीं गए थे। ये बहुत पुराने समय की बात है, 1865 में इन्होंने अपना ये टेबल बनाया था, 1865 में। उस टाइम पे नोबल गैस कोई जानता ही नहीं था कि नोबल गैस भी कुछ होता है। तो नोबल गैस के लिए इन्होंने कुछ किया ही नहीं था। और जब नोबल गैस आए तो वहाँ इन्होंने नोबल गैस को अरेंज नहीं किया था, लेकिन ये उनका डीमेरिट नहीं मान सकते क्योंकि उस टाइम पे नोबल गैस तो सर्च ही नहीं किए गए थे, तो इसको हम डीमेरिट में नहीं काउंट कर सकते हैं। बात करें आइसोटोप्स की, इनका जो पहला, नोबल गैस को हम डीमेरिट नहीं मानेंगे, पहला हम डीमेरिट मानेंगे आइसोटोप्स माने जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास डिफरेंट। हाइड्रोजन को बारे में जानते हैं आप, 1 प्रोटॉन, 1 एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इन्होंने सिर्फ इनको अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे। जब आइसोटोप्स की बात आई, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है लेकिन बहुत से कार्बन की बात करें तो कार्बन C12 और C14 की फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट है, ठीक है। सी कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं और जो C14 है वो रेडियो कार्बन डेटिंग में यूज होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग, जो पुराने जो मॉन्यूमेंट्स पाए जाते हैं खंडहर, उनका एज जो बताते हैं ना कि डायनासोर पाया गया वो 5000 साल, इसका उम्र 5000 साल पुराना होगा। या जो इजिप्ट में मम्मी पाई जाती है उसको बोलते हैं ना कि ये 2000 साल पहले पुराना था। वो कैसे पाया जाता है, वो इस C14 से पाया जाता है। C14 के साथ कुछ रिएक्शन करा जाता है उस बॉडी का, जो भी जिसका भी एज फाइंड करना है, जिसको बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। एक प्रोसेस है जिसमें C14 को यूज़ किया जाता है। इसका अगर हाफ लाइफ बोले ना, इसका हाफ लाइफ 5770 ईयर होता है। हाफ लाइफ माने जैसे एक आदमी है वो 100 साल जिया तो उसका हाफ लाइफ हाफ माने हाफ टाइम पीरियड, कितने टाइम में वो आधा खत्म हो चुका होगा, 50 साल। आदमी 100 साल जिया तो उसका हाफ लाइफ क्या रहा होगा, 50 साल के। 50 साल में उसका आधा जिंदगी खत्म हो गया। वैसे ही C14 का आधा आधा जीवन 5770 साल का होता है। इतना धीरे धीरे ये खत्म होता है
इसलिए इसको रेडियो कार्बन डेटिंग में यूज़ किया जाता है एज फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब बात करें हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, 1H1, 1H2, 1H3। इस इन आपको मालूम है ये इसका मास 1 AMU होता है, इसका 2 AMU, इसका 3 AMU। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन। सब में सेम है, तो डिफरेंस कहाँ हुआ? डिफरेंस आया न्यूट्रॉन की वजह से। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, इसमें न्यूट्रॉन 0 होते हैं। इसमें एक न्यूट्रॉन होता है, इसमें 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट से कंपेरेबल होता है। ठीक है, इसीलिए इसका इसका मास 3 AMU हो गया, इसका मास 2 AMU, इसका मास 1 AMU। आप अच्छा एक बात बताइए, कोई आटम है, ठीक है, ये कोई न्यूक्लियस बीच में पॉजिटिव और ये उसका सेल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आटम का मास कैसे निकाला जाता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। लेकिन ये एग्जैक्ट है नहीं ऐसा, क्योंकि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना, सॉरी, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 1/1837 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन के 1/1837 टाइम्स छोटा होता है, इतना छोटा होता है, जिसकी वजह से जब हम बात करेंगे मास ऑफ आटम की, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन के मास को छोड़ दिया जाता है, सिर्फ प्रोटॉन के मास को ऐड किया जाता है। इसीलिए 1H1 में हाइड्रोजन का मास 1 AMU, सिर्फ प्रोटॉन की वजह से। न्यूट्रॉन 0 था, इसमें 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 2 AMU। हाइड्रोजन के मास को आटम में कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन के मास में बहुत बड़ा डिफरेंस है। 1/10 भी 0.1 होता है, लेकिन ये 1/1837 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन है। इतना छोटा क्वांटिटी, इसलिए इनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसोटोप। जब आइसोटोप डिस्कवर हो गए तो वो इनके टेबल में फिट नहीं बैठे। एक सेकेंड, ठीक है। जब आइसोटोप डिस्कवर हो गया तो वो इनके टेबल में फिट नहीं बैठे, क्योंकि इनका लॉ था इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे। जब कार्बन C12 और C14 दोनों फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, जब दोनों को अलग अलग रखा गया तो इनका लॉ फेल हो गया, क्योंकि जब ऐसा रखा गया तो एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर शो नहीं आ रहा था। कोई नाइट्रोजन यहाँ पे आ जा रहा था, ऑक्सीजन यहाँ पे आ जा रहा था, ठीक है। और इनका जो तीसरा डीमेरिट था, सॉरी तीसरा नहीं, दूसरा, पहला हो गया आइसोटोप्स, सॉरी, पहला हो गया आइसोटोप्स और दूसरा हो गया अब हैवियर एलिमेंट्स। हैवियर एलिमेंट्स माने जो डी ब्लॉक के एलिमेंट, जो डी ब्लॉक नहीं होता, उसमें जो एलिमेंट नहीं होते, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सब, कॉपर, जिंक, ये सब, कॉपर, जिंक, जब ये सब डिस्कवर हो गए फ्यूचर में, जब उनको न्यूलन के टेबल में रखा गया, तो वो ऐसी कोई प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे थे कि रेगुलर आठ, हर 8वां मेंबर पहले की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा, ऐसा कोई आ ही नहीं रहा था, क्योंकि डी ब्लॉक खुद में ही 10 एलिमेंट का एक ग्रुप होता है, एक पीरियड होता है, एक पीरियड में डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट होते हैं। अब 10 एक बार 10 एलिमेंट काउंट करने में 8 तो बीच बीच में ही खत्म हो गया, इसलिए ये दो रीज़न थे, मेन रीज़न है, एक हैवियर एलिमेंट और एक आइसोटोप। जब इनका डिस्कवरी हुआ, वो न्यूलैंड के लॉ टेबल में फिट नहीं बैठ रहे थे। ये दो डीमेरिट हैं न्यूलैंड के। लेकिन एलिमेंट को पहली बार इन्होंने पीरियोडिसिटी का टर्म पे अरेंज किया, पीरियोडिसिटी इंक्रीजिंग, पीरियोडिसिटी आपको समझा चुका हूँ। इन्होंने पहली बार इतने एलिमेंट्स को अरेंज किया और पीरियोडिसिटी टर्म को इंट्रोड्यूस किया। क्वेश्चन जब आए ना कि हु यूज फर्स्ट टाइम द टर्म पीरियोडिसिटी, तो नाम आता है न्यूलैंड का, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। इन्होंने पहली बार पीरियोडिसिटी का टर्म यूज किया। 1887 में लंदन की जो रॉयल सोसाइटी है, उन उसके द्वारा इनको डेवी मेडल मिला। डेवी मेडल एक होता होगा कुछ मेडल, अपने ये लॉक टेबल को, अपने ये ऑक्टेव का टेबल देने के लिए इनको डेवी मेडल मिला रॉयल सोसाइटी से। आज के लेक्चर के लिए इतना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ हमसे पूछ सकते हैं,
या आप हमसे इंस्टा पे, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप इंस्टा पे पूछिए। अगर आपको पब्लिक गाइडेंस चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, आपको आंसर मिल कर दिया जाएगा, ठीक है? तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जो भी डाउट हो पूछिए। बाय। जाने से पहले कुछ सुन के जाइए। चलो मान लिया आएंगे ना तेरी महफिल में, चलो मान लिया आएंगे ना तेरी महफिल में, आना ही पड़ेगा तुम्हें हमारी महफिल में। अबे आशिको, तुम्हारी आशिकी थोड़ी बता रहे, हम केमिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। केमिस्ट्री क्या बोलता है कि हम तुम्हारी गली में नहीं आएंगे, चलो मान लिया आएंगे ना तेरी गली में। केमिस्ट्री कहता है हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, अगर तुमको हमको पढ़ना है तो तुमको ही हमारी गली में आना पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें हमारी महफिल में। आशिकी कम करो, पढ़ाई ज़्यादा करो। बाय।